होगी है। स्टूडेंट्स, अच्छा जी, कल आप लोगों ने डिस्कस किया था बीआरएस। आज हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का दिन मैं लास्ट डे दे रहा हूँ इसको। ये अपने जो है आईटी डिपार्टमेंट ऑफ कीजिएगा प्लीज। ऑडियो ऑफ कर दें, ऑडियो म्यूट कर दें। लैब में जो पर्सन है वो ऑडियो ऑफ कर दें। मैं माइक बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट ले रहे हैं। इसका मैं व्यूज और एनलार्ज कर दूं। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके। अब देखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ यूनिक ट्रेडर्स। बैंक बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ये आपके पास बैंक बुक दी हुई है, ठीक है जी। ये सारे डेबिट और क्रेडिट, और इसी तरह ये बैंक स्टेटमेंट है, डेबिट और क्रेडिट। और ये दोनों फेब की मंथ की हैं। ये भी फरवरी है, ये भी फरवरी है, ठीक है। और इससे नीचे बैंक रिकंसिलिएशन जनवरी की गिवन है। और आपने बीआरएस बनानी है 28 फरवरी 2018 की। शो द करेक्ट बैलेंस एज पर बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। पहला काम जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले टिकिंग कर लें इसकी डेबिट साइड, और वहां क्रेडिट साइड टिक लगा लें। ये तो बैलेंस है, इसको छोड़कर आगे चलिएगा। ये 315,000 अमाउंट डेटर्स की यहाँ पर क्रेडिट हो रही है। यहाँ नेम नहीं आ रहे, बस अमाउंट्स को देखना पड़ेगा। दिस वन। उसके बाद 525, ये भी हमारा टिक हो रहा है, इसको भी टिकिंग कर दी। जो टिक हो रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं, चेक, क्योंकि सेम मंथ है। उसके बाद 615,000 की अमाउंट आ रही है, और ये भी बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही है हमें। ये भी डिपॉजिट हो चुकी है बैंक में, बैंक इसको क्रेडिट कर चुका है। 200,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने जमा कराया था, ये भी बैंक में क्रेडिट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो 182,000 की अमाउंट नहीं क्रेडिट हुई है, और सेम इसी तरीके से 294,000 की अमाउंट भी क्रेडिट नहीं हुई। लेकिन ये आखिरी 55,000 जो आ रहा है, लास्ट वन, ये हमारा क्रेडिट हो रहा है। ये 55,000 ये क्रेडिट हो रहा है, यहां से डेबिट हो गया और ये क्रेडिट। अच्छा, इसी तरह बैंक बुक की क्रेडिट साइड और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड को चेक करते हैं। ये 225,000 का X09 चेक, यहाँ नेम नहीं आ रहे तो चेक नंबर से आप इसको जस्टिफाई करो। 225 और 225। देन यूटिलिटीज 352 X10 ये 325 है और ये 352 है। यानी इसका मतलब है कि हमने बैंक बुक के अंदर अमाउंट को गलत लिखा है, ठीक है। ये टिक तो हो गई, लेकिन इसको मैं साथ ही अलहदा से एक यहाँ हिंट दे देता हूँ, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये ज़हन में रहे कि ये चेक जो है इसमें मसला आया है। वो दोनों साइड पे मैं टिक कर देता हूँ कि इसकी अमाउंट जो है वो गलत है। अब किस में गलत है? इसको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना है कि बैंक स्टेटमेंट करेक्ट होती है, इसमें हमने उसको अकाउंट फॉर नहीं करना होता। आपने हमेशा अज्यूम करना होता है कि देयर इज अ मिस्टेक इन बैंक बुक, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा 622 X11 चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। X12 चेक 608,000 का ये बैंक में प्रेजेंट हो चुका है।
उसके बाद 71,000 का X13 चेक ये भी बैंक में प्रेजेंट हो गया है, और उसके बाद तो नीचे बैलेंस आ रहा है, तो ये मुकम्मल हो गया, इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था कि आप मे की बैंक रिकंसिलिएशन को सामने रखिए और इसके थ्रू आप देखें बैंक स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट आपकी क्लियर हो चुकी है। देखें अनप्रेजेंटेड चेक्स आ रहे थे, क्या ये मजीद ये वाले चेक प्रेजेंट हुए X05 63,000 का, ये 63,000 का ये प्रेजेंट हो चुका है। यानी अब ये जून फरवरी तक ये अनप्रेजेंटेड नहीं रहा, मई में अनप्रेजेंटेड था, फरवरी में अनप्रेजेंटेड नहीं रहा। उसके बाद X06 जो है ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी इसका मतलब ये मई में भी अनप्रेजेंटेड था, जून में भी अनप्रेजेंटेड। नेक्स्ट देखिएगा, अमाउंट मिस्टेकनली क्रेडिटेड बाय बैंक, ये बैंक ने गलती से क्रेडिट की थी और ये बैंक ने इसको रिवर्स कर दिया, यानी ये भी करेक्ट हो गई। ये अब याद रखना है आपने कि बीआरएस में भी, पिछली बीआरएस में भी एक चेक आ रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे रिवाइज्ड कैश बुक, यानी ये क्वेश्चन है हमारे पास यूनिक ट्रेडर्स के नाम से। यस, यूनिक ट्रेडर्स, यूनिक ट्रेडर्स रिवाइज्ड कैश बुक और फॉर द मंथ ऑफ फरवरी है, वो चीजें अब आप करते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले ऑब्वियसली मैंने बैलेंस लेकर आया है, बैलेंस। अब बैलेंस देखें तो अब यही बात है, फरवरी एंड पे होती है, तो दिस बैलेंस विल बी एक्सट्रैक्टेड 441,500, ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है क्लोजिंग सीडी बैलेंस, तो ये ऑब्वियसली ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड पे लिखूंगा 441,500, ठीक है, ये बैलेंस बीटी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, अब देखना है कि बैंक बुक में कौन कौन सी चीज आएगी। देखो, जो बैंक बुक में आती है वो बैंक स्टेटमेंट से चेक करनी होती है। अब इसकी क्रेडिट साइड पे तो कोई भी अनटिक नहीं है, डेबिट साइड पे देखें तो ये 15,000 की एक पेमेंट की है स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू, ये बुक्स में हमने रिकॉर्ड नहीं की। ये स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट जो है, ये हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे कैश बुक में, और ये अमाउंट है 15,000, ठीक है, ये 15,000 हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद 200,000 का एक चेक है जो कि रिटर्न हुआ है, डिसऑनर हुआ है, ये हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। जब रिकॉर्ड करेंगे तो डिसऑनर चेक क्रेडिट साइड पे हम ले देंगे। जो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे आ रहा है, जो की बात है, वो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा 200,000। नेक्स्ट चेक देखें, डायरेक्ट ट्रांसफर। अब ये किसी कस्टमर ने डायरेक्ट ट्रांसफर किए हमारे अकाउंट में, नहीं हमने ट्रांसफर, क्योंकि हमारी विदड्रॉल पेमेंट साइट है, ये 38,000 की एक अमाउंट जो है वो विदड्रॉल हो रही है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये किसकी है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ किसके नाम है, हमारे नाम है या नहीं है, इसको फिलहाल आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस की तरफ आएंगे, बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस कितने आ रहे हैं 4,500।
4,500। ये अमाउंट यहाँ गलत लिखी गई, यहाँ नहीं, सॉरी, ये डिपॉजिट है क्योंकि वो प्लस हो रहा है। ये अच्छा, ठीक है जी। अब ये डेबिट साइड मेरी मुकम्मल हो गई, यानी इसमें बैंक चार्जेस भी मैंने रिकॉर्ड कर लिए 4,500 के। अब क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट आ रही है डायरेक्ट ट्रांसफर, इसको लीजिए। अब ये 38,000 की अमाउंट जो है ये हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई थी, हाँ, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, ये बैंक में क्रेडिट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली ये पेमेंट डेटर से ही आएगी। तो डेटर्स हम लिख देंगे 38,000। ओके, अच्छा, इसको रिकॉर्ड करने के बाद अब एक चेक था हमारा जो हम मिस्टेक हुई थी, देखो ये वाला X10। अब कैश बुक में हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है 352,000 का, और बैंक स्टेटमेंट में 325 का डेबिट हुआ है। और हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा ऐसे केस में बैंक स्टेटमेंट करेक्ट होती है, कैश बुक में एरर है। इसका मतलब ये चेक जो है 27,000 से ज्यादा लिखा गया, पेमेंट ओवरस्टेट हुई है यूटिलिटीज की, और इसको और रिवर्स कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं यूटिलिटीज लिख देता हूँ, एंड दैट यूटिलिटीज अमाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन टू अमाउंट्स 27,000। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए, बैलेंस से पहले इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरर है जो कि हिडन हो जाती है, नजर नहीं आती। मैं उसकी तरफ आना चाहूंगा। पहले देखो, नीचे बैंक रिकंसिलिएशन में आइएगा। बैंक रिकंसिलिएशन में जो करेक्टेड बैलेंस आ रहा है रिवाइज कैश बुक का, वो ये देखिए ना, बैंक बुक का 133,500 है। ये 133,500 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है ओडी बैलेंस है, और हमने कैश बुक में जब स्टार्ट की थी तो 133,500 बैलेंस तो लिखा था, लेकिन हमने गलत साइड पे लिख दिया। ये हमने फेवरेबल बैलेंस लिख दिया, हालांकि ये आना चाहिए था क्रेडिट साइड पे, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है दिस वन। अब इसको हमें करेक्ट करना है। देखो, एक चीज जो क्रेडिट साइड पे लिखनी चाहिए थे हमने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया। अब जब मैं इसको क्रेडिट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये डबल इफेक्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस रॉन्ग साइड रिकॉर्डेड, रॉन्ग साइड रिकॉर्डेड 267। सर ये दोबारा बता दें। जी, दोबारा देख लें कि आपका जो बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल पिछले महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा ना। ये यानी जनवरी के महीने का क्लोजिंग बैलेंस है 133,500, और ये अनफेवरेबल बैलेंस है, ओडी बैलेंस है। ये बैलेंस जब मुझे कैश बुक जून की स्टार्ट करनी थी, ये क्रेडिट साइड पे लेके आना चाहिए था, क्योंकि ये ओडी बैलेंस है। हमने गलती से इसको डेबिट साइड पे लिख दिया। अब जब डेबिट साइड पे लिखा तो यकीनी बात है कि ये गलत है। अब जब मैं इसको क्रेडिट साइड पे लाऊंगा तो ये डबल इफेक्ट देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे लाना है। एक दफा इसको क्रेडिट करूंगा तो ये जीरो होगा, फिर इसको शो करने के लिए क्रेडिट करूंगा, बजाय 2 मरतबा रिकॉर्ड करूं, मैं इसको डबल अमाउंट से रिवर्स कर देता हूं, जो कि 267,000 बन गई। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, अब जरा इसका बैलेंस कीजिएगा, इसका टोटल कितना आता है? सर 506,500। 506,500 और सर बैलेंस CD 20,000 आ रहा है। 20,000, ये बैलेंस आ गया जी 20,000। वो टोटल आप लिखते रहोगे, ये बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा BRS। अब BRS में तो सिंपल वो अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स ही आने, और तो कुछ भी नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पहले लेते हैं, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ये आ रहा है 316,000। ये क्लोजिंग बैलेंस 316,000। यहां से हम इसको स्टार्ट लेंगे 316, और ये फेवरेबल बैलेंस है 316,000। अच्छा, अब देखते हैं चेक कौन कौन से जो टिक नहीं हुए।
ये हमने कैश बुक से देखने हैं। ये दो चेक आपको नजर आ रहे हैं, 182,000 का एक चेक है, दिस वन, और एक 294,000 का चेक है। ये दोनों चेक ऐसे थे जो आपने जमा कराए हैं लेकिन आपके क्लियर नहीं हुए यहाँ, और ये अनक्रेडिटेड है, ठीक है। दिस इज नॉन एज अनक्रेडिटेड, और मई के महीने में कोई भी अनक्रेडिटेड नहीं था। तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स का टोटल कर लेते हैं, एक ही दफा लिख लें। एक चेक है दिस वन, 182,000 का, और एक 294,000 का। 182 प्लस 294, इसको टोटल कीजिएगा। सर 476,000। 476, चूंकि अनक्रेडिटेड है इसको प्लस में लिखेंगे। अब इसको ऐड कर लें तो 792,000। अब आ जाए अनप्रेजेंटेड चेक्स, जो पेमेंट चेक्स होते हैं, और ये माइनस होंगे। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स कैश बुक में देखें कितने आ रहे हैं। एक कैश बुक में आ रहा है 622,000 का, दिस 622,000 का, और एक हमारा यहां आ रहा था दिस वन 150,000 का। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, 622 150, 622 और प्लस 150, ये बन गया 772। और ये माइनस होगा क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक है, पेमेंट चेक है। अब इसको माइनस करोगे तो दिस इज इक्वल टू 20,000 एंड दिस बैलेंस इज इक्वल टू दिस बैलेंस। ठीक है जी, ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये न्यू स्टाइल जरा थोड़ा सा दिया था, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नए स्टाइल की थी, और अभी तक इसी स्टाइल पे क्वेश्चन दे रहा है छोटा सा क्वेश्चन, ये 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसमें भी बनाना क्या है, वही चीजें बनानी है। पोस्ट रेलिवेंट ट्रांजैक्शन टू द बैंक टू अराइव एट करेक्ट बैलेंसेस एट February 28 और रिवाइज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा पहले तो पूरा डाटा पढ़िएगा। फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन परटेन्स टू कंफर्ट्स ट्रैवल्स फॉर द मंथ ऑफ February, यानी बैंक रिकंसिलिएशन उसने हमें फरवरी की बना कर दी हुई है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिया, आउटस्टैंडिंग चेक माइनस किए, चेक डिपॉजिटेड और अंडर क्लियरेंस जो है अनक्रेडिटेड चेक जिसको कह लें ये प्लस किए, डेबिट एडवाइसेस ली उसने, अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस लिखा, और आपकी बैंक बुक उसने टैली कर दी। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग। अब इसमें वो आ रहा है आउटस्टैंडिंग चेक्स इंक्लूड अ चेक ऑफ 37,250, यानी ये जो आउटस्टैंडिंग चेक आ रहे हैं जिसको आप अनप्रेजेंटेड चेक कहते हो, इसके अंदर एक चेक है 37,250 रुपीज का, और इसके मुताबिक लिख रहा है चेक वाज रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक एज 32,750। हमने ये चेक बैंक बुक में 32,750 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्वियसली बैंक बुक में कम लिखा गया, तो हम इसका डिफरेंस जो है जो कि बन रहा है 4,500, वो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। सेकंड, एन अमाउंट चेक अमाउंटिंग टू 9650 which is outstanding since 8 June 2016, एक चेक जो 9650 रुपीस का था और 8 जून 2016 से आउटस्टैंडिंग था, और अगर 8 जून से आउटस्टैंडिंग है और फरवरी का मंथ आ गया है, ये 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। और आगे लिखा भी हुआ है चेक्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ आर नॉट ऑनर्ड बाय बैंक, इस चेक को रिवर्स कर देंगे। 9650 को रिवर्स करेंगे तो यकीनन ये मेरा डेबिट साइड पर आ जाएगा, यानी ये चेक कैश नहीं हुआ और ये हो भी नहीं सकता अब क्योंकि इसको 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है। और फिर जो अनप्रेजेंटेड चेक्स में ये शामिल है इसको एडजस्ट भी करना ना, ये अनप्रेजेंटेड के मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट गलत है,
इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये एक इसमें चेक गलत रिकॉर्ड हुआ और एक चेक जो अब प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो अनप्रेजेंटेड नहीं रहा, उसको आप माइनस करोगे। नंबर 2, चेक अंडर क्लियरेंस इंक्लूड अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 35,000। ये चेक 35,000 का हमारे पास था अंडर क्लियरेंस और पोस्ट डेटेड चेक था। पोस्ट डेटेड क्या होता है? जो अगले डेट का चेक है। और वो लिखता है द चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 28 फरवरी, द डेट ऑफ चेक वाज 1 मार्च। याद रखिएगा ये चेक की डेट 1 मार्च है। बेशक आप जमा 28 फरवरी को कर रहे हो, 1 मार्च से पहले एंट्री पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो 28 फरवरी का जो चेक आ रहा है, जो आपने डिपॉजिट करवाया है, इसको एक तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी ये चेक फरवरी में आना ही नहीं चाहिए। रिवर्स करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। वो डिपॉजिट चेक है, मैं 35,000 को इसको क्रेडिट कर दूंगा। दूसरी तरफ जिस वक्त अनक्रेडिटेड चेक्स की अमाउंट आ रही है, ये 456, इसमें ये शामिल है इंक्लूड, उसमें से भी इसको माइनस करूंगा क्योंकि ये अनक्रेडिटेड नहीं है। नंबर 3, the bank charges include an amount of 2,500 which was subsequently reversed by bank। ये जो बैंक चार्जेस आ रहे हैं, यानी ये जो डेबिट एडवाइसेस फॉर बैंक चार्जेस हैं 9240, इसमें से 2,500 के बैंक चार्जेस ऐसे हैं जो बैंक ने बाद में रिवर्स कर दिए, यानी इसका मतलब वो बैंक एरर है, वो बीआरएस में जाएंगे, लेकिन जो बाकी बैंक चार्जेस हैं वो रिवाइज कैश बुक में चले जाएंगे, यानी 9240 में से जो 2,500 लेस करेंगे। आखिरी ट्रांजैक्शन, द पेज टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ बैंक बुक अमाउंटिंग टू 4589 was carried forward नेक्स्ट पेज एट 4598। पेमेंट साइड क्रेडिट साइड होती है बैंक बुक की। बैंक बुक में आपको लिखना चाहिए था 4589, आपने इसको लिख दिया, ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया 4598, ज्यादा का लिख दिया, तो बैंक ऑफ पेमेंट साइड ओवरस्टेट हो गई है। जितना भी डिफरेंस आएगा इससे मैं इसको डेबिट कर दूं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम यही कर लें, इस क्वेश्चन को यहीं पे करना है, यही स्पेस बनाकर यही करना है। तो सबसे पहले मुझे नेम ऑफ द बिजनेस लिखना है। अब यहाँ जरा फॉर्मेट जरा आपको क्लियर हो जाएगा। कंफर्ट ट्रेवल्स, सेकंड लाइन पे मैं लिखूंगा रिवाइज्ड या एडजस्टेड कैश बुक, और थर्ड लाइन पे एज एट फरवरी का मंथ एंड हो रहा है 28 फरवरी 2017। अब यहां से हम लेजर का वो फॉर्मेट बना लेते हैं। ये डेबिट साइड आ गई मेरी यहां तक, और ये क्रेडिट साइड। अभी सिर्फ रिवाइज कैश बुक में बना रहा हूं, रुपीस और रुपीस। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखें, सबसे पहले आप कैश बुक का बैलेंस लाओगे, बैंक बुक का। तो यहाँ बैलेंस एज पर बैंक बुक दिया हुआ है 2845,390, और ये आपका फेवरेबल बैलेंस है क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। इस बैलेंस को हम किस साइड पे लिखें? डेबिट साइड पे। तो हम बैलेंस बीडी करेंगे 2845,390। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। बैलेंस तो लिख दिया हमने, आगे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग चेक इंक्लूड।
a check of 37250, एक चेक 37250 का था. The check was recorded in the bank book as 32750. और ये आउटस्टैंडिंग चेक पेमेंट चेक होते हैं. यानी ये चेक हमने पे किया था 37250 का, लेकिन हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया 32750. यानी हमने कैश बुक में कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया, तो पेमेंट साइड कम रिकॉर्ड हुई. तो पेमेंट डेबिट होती है क्रेडिट, क्रेडिट, और यहाँ कम रिकॉर्ड हुई तो हम मजीद रिकॉर्ड कर देंगे अकाउंट्स पेएबल. और ये है 4500 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन दोनों. इसके बाद नेक्स्ट देखें, अगला चेक इसी में शामिल था आउटस्टैंडिंग में 9650 का, जो कि 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे. अब यकीनन ये कैश नहीं हो सकता, तो इसको रिवर्स कर देना है. ये पेमेंट चेक है, जब पेमेंट चेक को रिवर्स किया जाएगा तो डेबिट साइड पे आएगा. तो यहाँ मैं अकाउंट्स पेएबल लिख देता हूँ क्योंकि पेमेंट चेक है, और 9650 की अमाउंट आ जाएगी यहाँ. ठीक है. नंबर 2, check under clearance include a post-dated check of 35 received on the from the customer on 27 February. ये मैंने अभी आपको समझाया, ये मार्च का चेक है, मार्च का. ये फरवरी की कैश बुक में नहीं आएगा, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया हुआ है. और ये रिसीट चेक है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा. और रिसीट चेक जब रिवर्स होगा तो रिसीट डेबिट होती है, इसकी रिवर्सल क्रेडिट होगी. अकाउंट्स रिसीवेबल, और ये चेक है 35,000. इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बैंक चार्जेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 2500 which was subsequently reversed by बैंक. देखिए टोटल बैंक चार्जेस है 9240, जिसमें 2500 रिवर्स हो जाएंगे. तो बाकी कितने रह गए? जितने बाकी है वो मैं बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूं. 9240 में से 2500 लेस कर दें, कितनी अमाउंट आएगी जी लेस करके? कैलकुलेट कीजिए. 6740. 6740. अच्छा, उसके बाद अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस को तो छोड़ दो, ये तो यहाँ नहीं आएगा, ये तो अनरिकंसाइल्ड है. आखिरी देखें, द पेज टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ बैंक बुक अमाउंटिंग टू 4589. जो पेमेंट साइड है बैंक बुक की, उसमें एक अमाउंट आ रही है 4589, और हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, यानी कैरी फॉरवर्ड कर दिया 4598. तो पेमेंट साइड ओवरस्टेट हो गई. जब पेमेंट साइड ओवरस्टेट होगी, पेमेंट क्रेडिट होती है, जब ओवरस्टेट होगी तो दूसरी साइड पे लाओगे, और यहाँ पर ऑपोजिट अकाउंट हम सस्पेंस यूज करते हैं ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट में, और ये आ जाएगा 9000. ठीक है जी. अब ये 3 ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पर आ गई मेरी, और 3 ही ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे आ गई. अब बैलेंस करेंगे जी. कई बार डेबिट साइड ज्यादा नजर आ रही है, तो बैलेंस यहाँ पर आएगा, बैलेंस सीडी जिसको रिवाइज कहते हैं, वो अभी मैंने फाइंड करना है. अब मुझे बताइए इस साइड का टोटल क्या आ रहा है? सर 2864,040. 040. यही टोटल मैं इक्वल की इस साइड पे ले जाता हूँ, 2864,040. इसमें से ये तीनों अमाउंट लेस कर दो. सर 2817,800. 2817,800. 800. ठीक है जी. ये मेरा फिलहाल आंसर आया. यकीनन ये बैलेंस टैली होना चाहिए बीआरएस से. ये बीआरएस से 100% टैली होना चाहिए. ये मैं इसको रेड कलर और हाईलाइट कर रहा हूँ. ये देखिए, ये इसको करने का ये एडवांटेज हो जाएगा कि ये मैं जब ये मुकम्मल हो जाएगी फाइल तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, तो आपका सॉल्यूशन भी इसी में होगा. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, अब बीआरएस बना ली. पहले यही 3 चीजें हम यहाँ ले आते हैं हेडिंग के तौर पे, इसमें चेंजेस कर लेंगे. अब रिवाइज कैश बुक की जगह हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 28 फरवरी 2017. और बैंक रिकंसिलिएशन में हम
2 कॉलम बना लेते हैं या 3 कॉलम बना लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन में, बल्कि 3 बना लेते हैं, वर्किंग इसी में कर लेंगे अलग करने के लिए। ठीक है, एक कॉलम ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर, सेकंड कॉलम हम यहाँ ले आएंगे, ये वर्किंग के लिए आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का, वो है 3,258,000 और ये फेवरेबल बैलेंस है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और इसको इसी कॉलम में लाऊंगा 3,258। ठीक है, थोड़ा सा व्यू अगर इसको कम कर दूं तो शायद एक ही पेज पे हमें नजर आ जाए। ये ठीक है जी, 3,258,000। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक्स आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग चेक्स हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग चेक्स को पहले करेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने डिस्कस की थी। आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक जो हमें गिवन है वो पहले इस कॉलम में लाता हूँ, वो है 869,200। बेशक यहाँ माइनस में लिखो, वो मेन कॉलम में लिखेंगे 869,200, ये तो वर्किंग बना रहे हैं। अब इसमें एक चेक जो है वो बेसिकली 37,250 का था, 37,250 का, हमने 32,750 रिकॉर्ड कर दिया था। यानी इसका मतलब है कि ये 4,500 का चेक जो है ये हमने कम रिकॉर्ड किया। अब इसको इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग चेक में, ऐड चेक was written in less amount, कम अमाउंट में लिखा। कितनी अमाउंट में हमने कम लिखा? 4,500 का। ठीक है, इसको करेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली सही हो गया। दूसरा चेक 9650 का, ये तो टाइम बार्ड चेक है, इसको वैसे माइनस करना है, ये आउटस्टैंडिंग रहेगा ही, लेस कर देंगे टाइम बार्ड चेक। यानी ऐसा चेक जिसके 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, और ये चेक है हमारे पास ऊपर देखे 9,650। अब बताइएगा मेरे पास अनप्रेजेंटेड का टोटल क्या आ रहा है आउटस्टैंडिंग चेक्स का? सर 864050। 864050, और ये चूंकि अनप्रेजेंटेड है ये माइनस में लिखूंगा 864050, यही बोला था आप लोगों ने। अच्छा, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा। पहले इसको माइनस कर दें, कितनी अमाउंट आएगी? 3258 में से 864050 लेस कर दें। सर 2393950। 2393950, 950। राइट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखें तो अनक्रेडिटेड चेक्स थे, वो ऐड होंगे, ऐड करेंगे, या यहाँ ऐड माइनस करने की जरूरत नहीं है। अनक्रेडिटेड चेक्स, इसमें भी कोई मसला था, ये पहले उसको ठीक करते हैं। अनक्रेडिटेड हैं कितने, ये देखिएगा, ये 456,350, 456,350। अब इसके मुतालिक वो कह रहे हैं एक पोस्ट डेटेड चेक शामिल था 35 का, वो सिंपल लेस कर दो इसमें। ये अनक्रेडिटेड है ही नहीं, ये अनक्रेडिटेड है ही नहीं, क्योंकि ये अगले महीने का है, ये इस महीने का है ही नहीं। इसको लेस कर दो पोस्ट डेटेड चेक्स, और ये है 35,000 रुपीज का, ये 35,000 हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसको प्लस कर लें दोनों को, ये माइनस होगा 35, सॉरी यहाँ से ये माइनस होगा
माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो वहां पर ऐड होगी। और कितनी अमाउंट आ रही है? 4 2 सर 421,350। ओके 421,350 राइट। अब इसके बाद आगे देखिएगा, ये डेबिट एडवाइसेस 9250 की थी जिसमें क्लियर लिखा हुआ है 2500 बैंक ने गलती से हमें चार्ज किए। तो बैंक जब रिवर्स करेगा अगले महीने में तो बैंक ने हमें अभी डेबिट किया हुआ है तो बैंक इसको क्रेडिट करेगा। तो ये मेरा प्लस आएगा, यानी बैंक हैज रॉन्गली चार्ज बैंक चार्जेस। और ये 2500 की अमाउंट यहाँ प्लस कर दूंगा। अब इन तीनों को प्लस कीजिएगा, क्या आंसर आता है? सर 2817800। 8 ये ऊपर वाले से टैली है। यस सर। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक बैंक बुक। और चूंकि फेवरेबल है तो बैंक बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, यानी ये आपका रिकंसाइल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है होते, ये जो पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं डिफिकल्ट नहीं है, जरा थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट स्टाइल में दे रहा है, स्टाइल चेंज किया उसने। अदरवाइज ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे कम टाइम लगता है अगर आप इस क्वेश्चन में देखें। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है ना 3 4 और 5 और 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक ये है कि हम 2 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे, लेकिन आज तो मैंने पूरे करवाए हैं ना, कल पूरे नहीं करेंगे। मैंने अब आपको 2 होमवर्क के लिए देने, वो कल सिर्फ डिस्कस करेंगे उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, और हम अगले टॉपिक की तरफ साथ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आज के 2 करवाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने, और 4 ये कोशिश करनी है कि आपने घर से करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4। और इसमें जो जो प्रॉब्लम आएंगी वो फिर इंशाल्लाह कल पहले जो 15-20 मिनट है हम इसको डिस्कशन में लगाएंगे। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ जिन एरियाज में आपको मसला आ रहा है वो मैं आपको करूंगा, वो आपको दूंगा, वो आप उसके बाद सॉल्व करेंगे और फिर दोबारा आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ईडन और क्वेश्चन नंबर 4 गैलेक्सी। अब मैं स्टार्ट लूंगा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। सो वेल, यहाँ पर आइएगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है that is rectification of errors। जी मैम आल्फा मौजूद हैं आप? सर। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं, रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सर ये इधर लिखूंगी कैसे, वरना तो मैं कंटिन्यू कर दूं। ठीक है, सर न्यू शीट पे करें ना ये, ताकि सही रहे, वो एक फ्लो बनेगा। किसका? वो मैं वर्ड पे करने लगा, वर्ड पे। इस पे मेरे से आज इस पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये ड्रॉप कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होती हैं और ये कब बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन नाम से जाहिर है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी एरर को करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, करेक्शन करना ऑफ एरर्स। एरर क्या होती है? अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल जो आप करते हो जिसमें इंटेंशन नहीं होती वो आपकी एरर होती है। जो इंटेंशनल होती है वो फ्रॉड होता है। ठीक है, ये याद रखना है, यानी जो एरर होती है वो जानबूझ के नहीं की जाती बल्कि हो जाती है। जैसे मैं 2700 लिखने लगा हूं और एक जीरो मुझसे ज्यादा लिखा गया, लिखा मैंने 2700 ही है और पढ़ा भी 2700, बट लिखते वक्त 27,000 हुआ और मैंने गौर भी नहीं किया, तो वो एरर हो गई। ठीक है, सो एरर जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ।
हर पर्सन की जिंदगी में, अकाउंटेंट की जिंदगी में एरर्स होती हैं। अब इन एरर को रेक्टिफाई कैसे किया जाना है, इसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, यानी रेक्टिफाई नहीं होंगी तो अकाउंट ठीक नहीं होंगे। तो पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, या टाइप्स ऑफ एरर्स कह लें। लेकिन हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, दोज एरर्स या एरर्स which did not put any impact on trial balance to imbalance, यानी ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इम्बैलेंस करने पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालते, या इन अदर वर्ड्स वो एरर जिनके होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो, यानी डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस shall be equal या remained equal to credit side irrespective of these error। यानी ऐसी एरर जिनके होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड जो है वो आपकी सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, इसको हम कहते हैं ये, यानी ये फर्स्ट टाइप की एरर है। इसके अंदर टोटल 6 टाइप्स है जो अभी हम पढ़ेंगे। सो अब इसमें इसको तो हम बाद में पहले पढ़ेंगे, पहले दूसरा देखिए। दूसरी एरर्स वो होती हैं एरर्स which put direct impact on trial balance as its debit side would not be equal to its credit side due to these errors। अब इसका मतलब है दो किस्म की एरर मेरे सामने आ रही है। एक एरर वो एरर है जिसके होने के बावजूद एरर हो गई, लेकिन ट्रायल बैलेंस जब मैंने बनाया तो वो टैली है, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं है, उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है। दूसरा ये है कि जब हम एरर करते हैं और उसके बाद ट्रायल बनाते हैं और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आती, तो ये दो किस्म की एरर मुझे इसमें बड़ी क्लियर नजर आ रही है। दो किस्म की एरर, एक वो जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, एक वो जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। पिछले चैप्टर्स में आइएगा, बिल्कुल स्टार्ट के चैप्टर्स में जो हमने पहले 5 चैप्टर पढ़े थे, उसमें हमने ट्रायल बैलेंस के दो पर्पसेस डिस्कस किए थे। और वो दो पर्पसेस क्या थे जी, अब आप लोगों से पूछूंगा, जी बताइएगा स्टूडेंट्स। सर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एरर्स बताती है। सेकंड हमने पढ़ा था, बल्कि पहला ही ये पढ़ा था, इट शोज द अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अरिथमेटिक एक्यूरेसी का मतलब हमने पढ़ा था कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। उस टाइम भी मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब हर किस ये नहीं है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाए तो एरर नहीं है। यानी अगर ट्रायल टैली है तो इसका हर किस मीनिंग ये ना लीजिएगा कि अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है, अकाउंट्स में एरर हो सकती है, ठीक है। तो उस वो एरर जो है, ये वो एरर्स हैं जो ट्रायल को इफेक्ट नहीं करती। अब मैं उसकी डिटेल में आता हूँ। एरर्स not यानी not putting impact on trial। अब इसमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी ऐसी एरर जिसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए, यानी एनी एरर इन विच accounting principle is violated।
means, in other words, the error in which accounting framework was not properly followed. यानी एक हमने फ्रेमवर्क पढ़ा था, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या है, ऑनर्स इक्विटी क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं ना कि ये चीज एसेट है, ये चीज लाइबिलिटी है, वगैरह वगैरह। अगर ऐसी एरर जिसके हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट कर दिया, यानी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं किया, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, तो मैंने एरर कर दी। इस एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, और इससे ट्रायल आउट नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल साथ साथ एक लिखूंगा। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ फर्नीचर, purchase of old furniture for business use amounting to rupees 9,000 was wrongly charged as expense. ये बड़ी इंटरेस्टिंग एरर हुई है, जरा देखिएगा हुआ क्या है। आपने एक फर्नीचर बाय किया था, ओल्ड फर्नीचर, बिजनेस यूज के लिए, 9,000 उसकी वैल्यू थी, आपने गलती से उसको एक्सपेंस चार्ज कर दिया। अब जो फर्नीचर आपने खरीदा है, ये बताइएगा मुझे कि ये एक्सपेंस है या एसेट है? फर्नीचर एसेट है हमारा। एसेट है। हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था एसेट, हमने गलती से इसको रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस। अब देखो, एसेट भी डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है, यानी मैंने एक जगह डेबिट करने की बजाय दूसरी जगह डेबिट कर दी। और अकाउंटिंग, हाँ जी, एसेट भी डेबिट होता है ना, यानी मुझे डेबिट करना चाहिए था फर्नीचर भी, मैंने डेबिट कर दिया एक्सपेंस में। नेचुरल सी बात है कि जब दोनों सेम होंगे तो ट्रायल पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रायल विल रिमेन कांस्टेंट सेम। इसलिए याद रखिएगा, इस एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसमें प्रिंसिपल एरर क्या है कि डेफिनेशन के मुताबिक ये एसेट था, हमने इसको रिकॉर्ड किया एक्सपेंस, यानी इट मींस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को हमने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा एरर ऑफ ओमिशन। एरर को क्या कहते हैं? ये एरर को क्या कहते हैं? अपने सॉल्यूशन नाम क्या था? मुझे नहीं समझ आई, आपकी आवाज नहीं आई सर, कट गया। मैं कह रहा हूँ सर कि एरर का क्या दूसरा क्या नाम था आपने अभी जो लिया? किसका दूसरा नाम लिया मैंने? सर जिसमें डेबिट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने एसेट को कौन सा वो एक्सपेंस में मतलब के लिख दिया था रॉन्गली, तो आपने इसका दूसरा नाम दिया था अभी इस एरर का। मैंने एरर का दूसरा नाम नहीं लिया यार, कुछ और कहा होगा। एरर तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा तो अब ले रहा हूँ एरर ऑफ ओमिशन। ठीक सर, वो फिर मुझे लगा होगा। हाँ, वो एक ही नाम होता है, सिर्फ मैंने ये बताया था एक जगह डेबिट होने के बजाय दूसरी जगह डेबिट हो गया। ठीक है, अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन नाम से ज्यादा ओमिट हो जाना, किसी चीज का भूल जाना, यानी अब यहाँ पर लिखूंगा the error in which a complete transaction was omitted, यानी ऐसी एरर जिसमें एक मुकम्मल ट्रांजैक्शन ओमिट हो गई, कंप्लीट ट्रांजैक्शन, जैसे रिकॉर्ड ही नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश rupees 500 was not recorded in books at all, यानी एक आपने गुड्स परचेज की कैश पर 500 रुपीज की और सिरे से उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी ना इसकी डेबिट साइड रिकॉर्ड हुई ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुई, तो फिर ट्रायल पे क्या इफेक्ट आएगा? ट्रायल तो टैली ही रहेगा। ठीक है, इस एरर को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये सेकंड टाइप ऑफ एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, थर्ड आती है फिर
एरर ऑफ कमीशन, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए इसके मीनिंग, क्योंकि एग्जामिनर ये भी रिक्वायर कर सकता है कि एरर करके वो आपसे करेक्शन करवाए और साथ ये कि बताएं ये एरर हुई कौन सी थी, कौन सी टाइप ऑफ एरर में फॉल करती है। ठीक है, इसलिए जरा ज़हन से रखें एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी मच सिमिलर टू एरर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ, बल्कि आपका एक अकाउंट की बजाय दूसरे अकाउंट में चला गया, लेकिन नेचर ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुई। ठीक है, यानी इसको मैं इस तरह लिखूंगा, द एरर इन विच वन in which accounting principle was followed but was recorded in other account in another account of same nature। ऐसी एरर जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया, यानी ये एक्सपेंस है तो मैंने एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया, लेकिन हुआ ये है कि एक्सपेंस को मुझे डेबिट करना था, मैंने उस एक्सपेंस की बजाय किसी और एक्सपेंस को डेबिट कर दिया।